यहाँ पर देखो क्या बता रहे थे हम, ये बता रहे थे कि अगर हमारे पास दो चरों का रैखिक समीकरण है, उस रैखिक समीकरण में x और y के हम मान रखते हैं, तो वहाँ से समीकरण को अगर वो संतुष्ट कर देते हैं तो वो समीकरण का हल कहलाते हैं। अगर हम उन x और y के मान को बिंदु का रूप देते हैं तो वो बिंदु भी उस समीकरण का हल होगा, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ तक बात दिमाग में बैठ गई। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या x और y के मानों का और भी कोई जोड़ा हो सकता है? x बराबर -10 और y बराबर 0 के अलावा? देखिए ये है समीकरण हमारे पास, x प्लस y प्लस 10 बराबर, x का मान कितना लिया था हमने? -10। y का मान कितना लिया था? 0। अब मैं अगर यहाँ पर यदि x बराबर 0 ले लूँ अपनी तरफ से, तो क्या कोई y का मान आएगा? देखते हैं। y बराबर कितना है? तो बिंदु कितना आया? x, y हमारे पास आया 0, यदि x बराबर 1 ले ले तो x का मान 1 रखेंगे, y प्लस 11 बराबर 0, y का मान कितना आ गया? तो बिंदु क्या आया? x, y हमारे पास आया कितना? 1, और इस बिंदु के, क्योंकि ये बिंदु समीकरण का हल है, इसलिए हम इसे हल बिंदु भी कहते हैं। अब आप बताओ x के कितने मान रख सकते हैं? तो y के कितने मान आएंगे? x का मान जब 1 रख रहे हैं तो y का मान हमेशा कितना आ रहा है? 11। अब ऐसा नहीं यहाँ से तुम घर पे जाओ तो -12 आ जाए, है ना? या पता लगा कि यहाँ से चांद पे कोई आदमी बैठा है, उससे बात करो, बोले चांद को सॉल्व करना, यहाँ तो 11 आया धरती पे, तो दुनिया आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। पता लगा मंगल ग्रह पर कोई एलियन मिल गया, है ना? तुमने मिल के गया, ये तो बच्चे ऐसे बात कर रहे थे आपस में, है ना? ये वही बच्चे होते हैं, सीधा संपर्क इनका चांद तारों से रहता है, ठीक है? तो ये हो सकता है इनका संपर्क हो, कहे भाई -11 आया, ऐसा तो गलत पढ़ा रहे हैं, तुम जरा चेक करो जाके मंगल ग्रह में कितना आएगा। तो दुनिया के प्रत्येक कोने में जहां भी जाओगे x बराबर 1 के लिए, इस समीकरण के लिए y का मान कितना आएगा? यानी एक संबद्ध होगा -11 से, यानी x का मान 1, y का मान -11 से संबद्ध होगा। किस समीकरण के लिए? इस समीकरण, यानी बिंदु एक हल बिंदु। अब अगर हम दूसरा x का मान लेंगे तो दूसरा बिंदु आ जाए, तीसरा मान लेंगे, इसका मतलब एक दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है उसके कितने हल होते हैं? तो उसके हल बिंदु कितने होते हैं? अनंत। उन हल बिंदुओं को अगर मैं ग्राफ में लगाऊं, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बना लिया, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, नीचे कितना आएगा? अब इन बिंदुओं को लगाओ। पहला बिंदु कितना आया? ये x अक्ष है और ये y। पहला बिंदु कितना आया? 0, शुरुआत करते हैं हमेशा मूल बिंदु, पहले चलते हैं x अक्ष पे, फिर चलते हैं y अक्ष पे। x पे कितना चलना है? 0, नहीं रहो, कहीं नहीं जाओगे। y पे कितना चलना है? नीचे आ जाओ, ये बिंदु आ गया 0, दूसरा देखो, x पे कितना है? 1, y पे कितना है? -, x पे 1, y पे माइनस लगाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है? तीसरा बिंदु कितना आया? -10, x पे चलो -10, फिर y पे चलो 0। अब अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये तीनों बिंदु कितनी रेखा में आ रहे हैं? एक। अगर ग्राफ से आप ये बिंदुओं का अध्ययन करोगे, ये -9,1 आएगा, ठीक है? ये आपका -8,2 आएगा, ये -7,3 आएगा, और ये सब जितने भी बिंदु होंगे वो बिंदु जब आप x और y के मान लेके समीकरण में डालोगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दूसरे शब्दों में LHS किसके बराबर कर देंगे? RHS के। अब रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? दुनिया में कोई भी रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदु की। तो आप किसी भी समीकरण के लिए 2 बिंदु निकाल लो,
एक बार x0 रख के y निकाल लो और एक बार y0 रख के x निकाल लो। दो बिंदु आ गए, दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। तो उस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु उस समीकरण का क्या होंगे? और जितने भी बिंदु, अब कितने बड़ी चीज हमें मिली, हमने दो बिंदु लिए, ग्राफ पे खींचे, अब ग्राफ से हम करोड़ों बिंदु देख घूम सकते, वो सभी इस समीकरण के क्या होंगे? ये बात यहाँ तक की जो हमने बताई ये आपने सब कक्षा 9 में सीखी। अब हमारे पाठ में क्या जुड़ गया? अब कितनी समीकरणें होंगी? कितने ग्राफ बनेंगे? भाई अगर 2 समीकरणें होंगी तो आपने देखा कि एक सरल रेखा जो एक बीजगणितीय समीकरण, दो चरों में बीजगणितीय समीकरण किसको निरूपित कर रही है? किसको निरूपित कर रही है? एक सरल रेखा। यानी बीजगणित क्या बन गया? रेखा बन गया। बीजगणित क्या बन गया? और रेखागणित क्या बन गया? छोटी मोटी बात है कि आप एक बीजगणित के समीकरण को एक किसके रूप में अध्ययन कर रहे हो? रेखागणित के रूप में अध्ययन कर रहे हो। आप इसका मतलब समझो, पाठ का मतलब क्या है? पाठ का मतलब है कि आपने गणित की 2 ब्रांचें, बीजगणित और रेखागणित कनेक्ट कर दी और हल का जैसे बिंदु रूप लिया और जैसे आपने 2 हल निकाल के रेखा खींची, उस पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सब इस समीकरण के हल होंगे। कितनी बड़ी बात है। अब हम दूसरे पक्ष को पढ़ते हैं। उसने कहा अगर आपको 2 समीकरणें दे रखी हो तो ग्राफ, जब 2 समीकरणें दे रखी हैं, 2 समीकरणों के लिए 2 हल निकाल के एक रेखा, फिर दूसरे समीकरण के लिए 2 हल निकाल के एक रेखा, कितनी रेखाएं ग्राफ में आएंगी? अब आपका जो हाई स्कूल का कोर्स है वो ये बताता है, हमें ये भी तो समझना हम पढ़ क्या रहे हैं। सवाल तो करना सीख लिया हमने, धड़ा 20-30 सवाल भी हल कर डाले। हाई स्कूल में भी हमारे 10 में से 100 में 100 नंबर आ गए, लेकिन हमने सीखा क्या ये हम बता नहीं पा रहे। हम सीखेंगे कि अगर हम ग्राफ में 2 समीकरणों को ग्राफीय रूप में बदलते हैं तो कितने प्रकार से उनका ग्राफ बन सकता है। देखो कितने प्रकार से। अगर मैं 2 समीकरणें दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण u। रैखिक शब्द का क्या मतलब है? रैखिक शब्द का मतलब है कि जो चर है उन दोनों की घात एक का ये मतलब याद है। 2 चरों में यानी x और y रैखिक मतलब घात दोनों की एक होगी और 2 समीकरणें होंगी। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये तो एक समीकरण था, मुझे कितनी लिखनी है? 2। तो मैं ऐसा करता हूँ, a और b तो अलग अलग करने पड़ेंगे। इसके a को कहता हूँ a1 b1 c1 और दूसरे वाले को कह सकते हैं a2 x b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर मैं इनके ग्राफ बनाऊं तो 3 स्थितियां मेरे सामने आएंगी। क्या क्या स्थिति आएंगी? पहला ग्राफ तो ऐसा बन सकता है, कोई ना कोई रेखा तो आएगी ना, ये तो कंफर्म हो गया। yes, जब मैं इनके 2 हल बिंदु लूंगा तो मान लीजिए एक तो ये आएगा रेखा, ये समीकरण थी a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी ये आएगी, ये क्या थी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहली। दूसरी स्थिति अगर मैं इन्हें ग्राफ में लगाऊं तो ये भी तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को काटे ही ना सर। बाय क्यों? यस सर, ये दोनों एक दूसरे को काटे ही ना। ये समीकरण होगी a1x प्लस b1y प्लस c बराबर, और ये समीकरण होगी a2x प्लस y प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे तो ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी स्थिति और आई। तीसरी स्थिति यहाँ दिखा दें। ये पहली स्थिति हो गई, पहली स्थिति। ये आ गई दूसरी।
ग्राफिक निरूपण तथा निष्कर्ष, इस पर बात चल रही है। तीसरी स्थिति में छोटी सी बना रहा हूँ, आप लोग बड़े करके बनाना। पहली समीकरण में है, दूसरी इसी के ऊपर आई, मैंने दोनों एक ही होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संपाती। समझ में आ गई बात? अध्ययन से ये पता लगा, अलग अलग समीकरण हमने ली, किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, आप भी लेकर दे सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल लिए, अलग अलग स्थितियों में जब हमने इनके ग्राफ बनाए। अच्छा एक चीज और, इस समीकरण के कितने हल होंगे? और वो हल होंगे क्या? एक्स वाई, यानी इस समीकरण पे जितने भी बिंदु हैं इस रेखा पे, वो सभी क्या है इसके हल है। अरे इस समीकरण से निरूपित रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सब क्या कहलाएंगे? इसके हल। इस समीकरण से निरूपित इस सरल रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सब क्या कहलाएंगे? इसके a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c2। सर ऊपर है, सर ऊपर लिखा है सर a1x b2 b2 और ये लिखा तो है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते ना, बहुत ध्यान से समझना। इस सरल रेखा, इस समीकरण के लिए जो हमने सरल रेखा बनाई दो बिंदु, इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी किसी को संतुष्ट भी करेंगे, साथ साथ इसका हल भी होंगे। अब आप इस विशेष बिंदु की बात करिए, ये है इस सरल रेखा और इस सरल रेखा का प्रतिच्छेद। इसको हम और किस तरीके से देख सकते हैं? ये वाला बिंदु इस रेखा पे भी स्थित है और ये वाला बिंदु इस रेखा पर भी स्थित है, यानी ये वाला बिंदु इस वाले समीकरण का भी हल होगा और ये वाला बिंदु इसका भी समीकरण का। यानी ये अकेला ऐसा बिंदु है जो दोनों समीकरणों का क्या है? और हमारा हाई स्कूल में काम इतना ही है कि दो समीकरण युग्म अगर दिए हैं तो उनके लिए वो बिंदु निकालना जो दोनों का हल है। वही दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का समीकरणों का हल कहलाता है। ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, और यह प्रतिच्छेदी रेखा है और यही बिंदु होगा इन दोनों समीकरणों का हल। इस बिंदु को अगर मैं P कहूँ तो आप लिख सकते हैं बिंदु P दोनों या समीकरण युग्म का हल। क्लियर हो गई बात? अब जब भी दो समीकरणों का हल निकलकर आएगा, वो स्थिति कहलाती है संगत निकाय। क्या कहलाती है? संगत निकाय। वो निकाय कहते हैं, ये पूरी जो व्यवस्था दो समीकरण दी है, ग्राफ है, ये निकाय कहलाता है। तो ये जो निकाय हो जाएगा कैसा हो जाएगा? और कब होगा ये? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कैसा निकाय होगा? असंगत। अब बताओ ये वाला असंगत है या असंगत? ये कैसा निकाय है? असंगत निकाय। और साथ साथ रेखाएं कैसी है? समांतर। इनके कितने हल निकल के आ रहे हैं? अनंत। ना दोनों समीकरणों एक। तो इसका निकल कर आएगा केवल एक हल। एक बात ये निकल कर आई, दूसरी बात ये निकल, और तीसरी बात, इस केवल एक हल को एक चीज और कहते हैं, अद्वितीय। यहाँ पर क्या क्या बात पता लगी है? दो रेखाएं समांतर है, एक तो पहली बात समांतर रेखाएं, और तीसरी बात जो आएगी कितने हल होंगे इसके? क्योंकि ये एक दूसरे को काट ही नहीं रही, तो कितने हल होंगे? कोई हल। क्या लिखेंगे? कोई हल। इस स्थिति में क्या रेखाएं एक दूसरे को काट रही है? काट रही है, अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसमें संपाती रेखाएं। इसमें कितने हल होंगे? अनंत। ये वाली स्थिति होगी अनंत। क्या ये संपाती संगत निकाय होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसके हल कितने हैं? अनंत। ये रेखाएं कैसी है? संपाती। आपके हाई स्कूल में ऐसे ही होगा, आपको दो समीकरण दी जाएंगी और पूछा जाएगा
बताओ ये संगत निकाय है या असंगत निकाय है? यस सर। आप ग्राफ बनाओगे और ग्राफ बना के तुरंत बता दोगे अगर रेखा काट रही है तो संगत है और रेखा नहीं काट रही तो असंगत है। फिर आपसे कह दिया जाएगा बताओ भाई इसके एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। आप ग्राफ बनाओगे अगर रेखा एक दूसरे पर काटेंगी एक हल, नहीं काटेंगी समांतर होंगी कोई हल नहीं, और अगर एक के ऊपर एक आएंगी कैसे रहेंगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेखाएं समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। ये आपको दो चरों में रैखिक समीकरण दी है, इनसे निरूपित रेखाएं समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है। क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर हम बता देंगे भाई ये अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी है। यानी आपसे ये सब बातें पूछी जाती है, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं पूछ लेगा, या निकाय पूछ लेगा संगत है या असंगत है, या पूछ लेगा हल कितने हैं इसके, या कहेगा अधिकते हल है। ठीक है। अच्छा ग्राफ बना के तो निकालना बड़ा आसान है। अब आप देख रहे हो हमने एक ग्राफ बनाया, कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसके लिए ग्राफ पेपर भी चाहिए, फिर पेन भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, समय भी चाहिए, इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बोर्ड 10th में आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाता, वो जानता है कि अभी आप छोटे बच्चे हो, आप अभी अपना भला बुरा ज़्यादा नहीं जानते। आपको जब पढ़ाया जाता डांट के पढ़ाया जाता पढ़ो, पापा अभी कहते हैं घर पे पढ़ो, पापा घर पे आएंगे किताबें निकल जाएंगी, जब तक नहीं आएंगे फैली रहेंगी इधर उधर, आने दो इधर उधर। अभी हम अपने मन से नहीं पढ़ते, बच्चा कक्षा 11-12 में आता है तो अपने मन से पढ़ता है, तो बोर्ड भी इस बात को जानता है, आपको मान के चलता है कि आप कौन से वाले बच्चे हो ना, मासूम मासूम दो चार हैं जो नहीं है, ठीक है, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो वही वाले बच्चे हैं जो मासूम नहीं। बाकी तुम सब कैसे बच्चे हो, और मासूम बच्चों को आसान काम दिया जाता है, तो बोर्ड भी आपको आसान काम देता है। बोर्ड नहीं कहता आपसे कि समीकरण के आप ग्राफ बना के हल करो, उसने एक नई व्यवस्था निकाल दी। उसने क्या किया, एक नई व्यवस्था निकाली, उस व्यवस्था में क्या किया, बिठा दे इसको, लिख लो आप। उसने कहा कि अगर आपके पास दो चरों में रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं एग्जाम्पल लोगे अभी बात समझा दूंगा। इन समीकरण से दो चरों में कैमरा सेट कर दो, रैखिक समीकरण युग्म के हल के प्रकार का फॉर्मूला की कंडीशन स्थिति होता है, स्थिति होता है, चलिए क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1 स्थिति आदित्य है, कैसे हल या केवल या रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या और भी कोई बात हो सकती है। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। इन सारी बातों के लिए जो स्थिति दी गई, वो स्थिति दी गई a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। पहली समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1। दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। आप निकालेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तुरंत कह देंगे इन सब ये सारी बातें लागू होंगी, और जो भी आपसे पूछी जाएगी बात वो बात आप उसमें बताओ। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति होगी कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी होंगी, जो समान करेगी, और निकाय कैसा होगा, ये सारी बातें बिना ग्राफ ड्रॉप किए, बिना ग्राफ बिना ग्राफ बनाए आप इनके गुणांकों से पहचान सकते हैं। ये वेरीफाई की गई है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा बताने के लिए, आप खाली यहीं से देख के बता दो, एक सेकंड लगेगा बताने। इन सब तीन चीजों के लिए a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2
बराबर नहीं होगा और ये वाली स्थिति तभी आएगी जब ये वाली नहीं होगी। भाई A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, ये वाली स्थिति तो आएगी नहीं, क्योंकि ये तो आइटम रही है दोनों बराबर है। यस सर। और बराबर नहीं है तो ये वाली स्थिति। ठीक, अब आ गई नंबर 3, अनेक हल, या कभी कभी कहते हैं अनंत हल, या कभी कभी कहते हैं एक से अधिक हल। उसके अलावा रेखाएं कैसी होती हैं? बाकी रेखा। अगर इनकी आप ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं कैसी आएंगी? उसके अलावा सत्पादी समझदार। रेखाएं कैसा होगा? ये स्थिति अगर है तो आपके पास A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे बराबर C1 B2 बराबर होगा C1 बटे C2। बात समझ आ गई? जैसे एग्जाम्पल से समझते और तेज समझ में आएगा। बात समझ में आएगा और तेज समझ में आने में बड़ा अंतर होता है। उतना ही जितना पैदल चलना और साइकिल चलना, मोटरसाइकिल चलने में अंतर होता है। ठीक है, आपको चल तो रहे सब, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई हवाई जहाज से उड़ा चला जा रहा है। यह आप पर निर्भर करता है, यहाँ बैठे बैठे अपने मन को किस चीज़ से उड़ाओगे। ठीक है, और बहुत सौ का तो हिलेगा ही नहीं। वो कौन से बच्चे जो अभी तक पंखे गिन रहे हैं? अभी भी 1-2 बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो लगातार जो है ऊपर पंखे देख रहे हैं। बेटा नहीं चलेंगे अभी तक, लाइट नहीं आ जाएगी। ठीक है, जब पढ़ने बैठो तो पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आंधी आ रही है नहीं आ रही है, दुनिया, तुम तो ये मान के चलो अगले सेकंड दुनिया खत्म होने वाली है और हमें पढ़ना है। हम जितना पढ़ लेंगे उतना ही हमें आगे काम आए, बात खत्म हो जाती है। हम भी तो इसी क्लास में बैठे, घर में तो हमें भी लग रही है। चलिए, मतलब खड़े हैं, कभी कभी मैथ के टीचर गलत बोल रहा है। मान लीजिए एक समीकरण लिखिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 7x प्लस 9y प्लस 3। ये दो समीकरण हमें दे दी और हमसे पूछ लिया बताओ इनके ग्राफ अगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो वो जो रेखाएं आएंगी वो किस प्रकार की होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो कोई बच्चे क्या करेंगे? ग्राफ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये बताओ A1 का मान कितना है यहाँ पर? 2/7। 2 सर, खाली 2। A1 हो गया। A2 का मान कितना है, B2 का कितना है और C2 का। मैंने क्या बताया, मेरे शब्दों पे जो बच्चा ध्यान दे रहा है वो कभी गलती नहीं करेगा। मैंने कहा पहली समीकरण में x का गुणांक A1, तो पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2, A1 कितना हो गया? B1 कितना होगा? पहली समीकरण में y का गुणांक और C1 क्या होगा? पहली समीकरण में अचर। समझ आ गई बात? कुछ बच्चे कहेंगे पहली और दूसरी, तो पहली दूसरी कुछ नहीं, जिस समीकरण को आप पहली मान लेंगे वो पहली हो जाएगी, इसको आप दूसरी मान लेंगे वो दूसरी हो जाएगी। बात समझ आ गई? अब दूसरी समीकरण ये है, इसमें x का गुणांक क्या कहलाएगा? A2। आपको ये तो याद रखना है कि पहली समीकरण जो स्टैंडर्ड है वो ये है, ये दिमाग में रखना, इससे तुलना होगी। अब इसको हर बात नहीं लिखूंगा मैं यस सर। कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो बहुत देर लगेगी। आप तो स्मार्ट बच्चे हो, हमारे पास तो स्टैंडर्ड समीकरण ये है, मानक, हमेशा इसी पर दिमाग में रख के चलेंगे। यहाँ पे x का गुणांक A1 है तो A1 का मान आएगा। अब बताओ A2 का मान कितना? 7। B2 का 9 और C2 का 3। अब हम निकालेंगे A1 बटे A2। A1 का मान कितना है? 2 और A2 का कितना है? 7। फिर हम निकालेंगे B1 बटे B1 का मान कितना है? 3 दिया 9। हल जरूर कर लेंगे क्योंकि जब 3 से 9 को काटोगे तो 3 दिया 9 है। इसको सरल भिन्न में बदलना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमने बदला साफ साफ दिखा, ये 2/7 है और इसका मान कितना है? 1/2। यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके? अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, अब बताओ रेखाएं कैसी होंगी? अतः समीकरण युग्मों से के ग्राफीय रूप में रेखाएं कैसी होंगी?
समझ में आ गई बात? ऐसे ही एक क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया आपने क्वेश्चन 2x + 3y + 5 = 0 और 4x + 6y + 9 = 0। a1 का मान बताओ, 2 b1 का, 3 c1 का, 5 a2 का, 4 b2 का 6 और c2 का 9। अब जब हम इतना सीख गए तो बच्चे कभी कभी इसको भी स्किप कर देते हैं, वो सीधे कहते हैं a1 बटे a2 डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये वाली चीज़ गायब भी कर देते हैं। a1 बटे a2 क्या आएगा? x का गुणांक 2 और यहाँ x का गुणांक 4। वो कहते हैं b1 बटे b2, यहाँ x का गुणांक 3 और b2 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 कितना आया? यानी a1 बटे a2 बराबर किससे आ गया? लेकिन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से ये दोनों स्थितियों में स्थिति वही है, क्या निकालना पड़ेगा? c1 बटे c2। यहाँ से c1 बटे c2 आ गया और c1 बटे c2 कितना आ जाएगा? साफ साफ पता लगा ये 1 बटे 2 ये 1 बटे 2 और ये बराबर नहीं है इसके। और जब ये स्थिति आ गई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो हमारे पास रेखाएं कैसी आएंगी? हल कितने आएंगे? निकाय कैसा होगा? बात समझ में आ गई? तो अब आप समझ गए इसका प्रयोग कैसे करना है? अब आप पूरी प्रश्नावली करेंगे और जो सवाल नहीं होगा उसके बारे में आप हमें बताएंगे।